अच्छा, ये अब आते हैं आइटरेटिव मेथड्स की तरफ। इससे पहले हमने दो तरह के मेथड्स पढ़ लिए हुए हैं सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस का न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस निकालने के लिए। एक हमने पढ़ा है डायरेक्ट मेथड्स। डायरेक्ट मेथड्स में हमने पढ़े हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड। ठीक है। फिर हमने डिकम्पोजिशन मेथड पढ़ा। डिकम्पोजिशन मेथड में हमने डुलिटल मेथड पढ़ा, क्राउड्स मेथड पढ़ा, चुलिस्की मेथड था। ठीक है। अब हम बात करेंगे आइटरेटिव मेथड्स की। तो ये सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के आइटरेटिव मेथड्स हैं अब, जिसमें हम जैकोबी मेथड पढ़ेंगे, गॉस सीडल मेथड पढ़ेंगे, रिलैक्सेशन मेथड्स पढ़ेंगे। ये दो तीन डिफरेंट मेथड्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि ये आइटरेटिव मेथड है, तो आइटरेटिव मेथड का तरीकाकार हम वो नॉन लीनियर इक्वेशंस में भी सिस्टम नॉन लीनियर इक्वेशन जब हमने सॉल्व किया था तो उसमें भी पढ़ चुके हैं कि जब भी आइटरेटिव मेथड हम अप्लाई करते हैं तो हमें उसमें क्या चाहिए, एक इनिशियल कंडीशंस चाहिए होती है। इनिशियल उसकी एक हम जो इनिशियल वैल्यू एक ले कंसिडर करते हैं, वो लेकर फिर हम उसको आगे एग्जैक्ट सॉल्यूशन तक लेकर जाते हैं, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेकर। तो ये भी क्योंकि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, तो यहाँ पर भी जब आइटरेटिव मेथड करेंगे तो हमें एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेनी पड़ेगी। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन के थ्रू हम फिर आगे उसको एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेशन तक, एग्जैक्ट सॉल्यूशन तक हम उसको लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं जी जैकोबी मेथड क्या होता है। इन दिस मेथड वी अज्यूम दैट द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए इज स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट। अब ये पहली कंडीशन है कि जब भी आपने जैकोबी मेथड अप्लाई करना है तो पहली कंडीशन ये है कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स को स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट होना चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन है ये है कि व्हाट इज डायगोनली डोमिनेंट। तो डायगोनली डोमिनेंट क्या होता है, दैट इज इन ईच रो ऑफ ए the modulus of the diagonal element exceeds the sum of the off diagonal elements। ठीक है। तो डायगोनली डोमिनेंट का मतलब ये है कि अगर आपके पास इस तरह से एक इक्वेशन लिखी हुई है, मैं एक फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ, 4x माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है, इज इक्वल टू 0 या इज इक्वल टू 5, जो भी है। तो डायगोनली डोमिनेंट का मतलब है कि जो पहली इक्वेशन लिखी होगी इसका ये 4 है, दैट शुड बी ग्रेटर देन सम ऑफ दीज टू कोफिशिएंट्स। तो इसका 1 है, इधर भी 1 है, तो इन दोनों का सम 2 बनता है। आपने माइनस को, क्योंकि मॉडुलस वैल्यू का ये हुई है ना, तो मॉडुलस वैल्यू में नेगेटिव को कंसिडर नहीं करना। तो ये 1 + 1 2, तो ये 4 है, तो 4 इज ग्रेटर देन 2। तो ये डायगोनली। इसी तरह से जब दूसरी कोई रो होगी जैसे 2x, यहाँ पर सेकंड रो अगर आप देखें, प्लस यहाँ पर 6y, ठीक है, माइनस 2z, ठीक है, इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर अब पहली रो में आपने x की कोफिशिएंट को देखना है, ये बड़ा होना चाहिए y और z के दोनों के कोफिशिएंट के, दोनों के सम कोफिशिएंट के सम से ज़्यादा होना चाहिए। सेकंड रो में y का जो यहाँ पर 6 है, ये बड़ी वैल्यू होनी चाहिए इन दोनों के सम से, x और z के सम से। इसी तरह से जो तीसरी रो होगी उसमें z का जो कोफिशिएंट है वो बड़ा होना चाहिए, z वाला कोफिशिएंट वो बड़ा होना चाहिए x और y के सम से, x और y के कोफिशिएंट के सम से। इसको हम डायगोनली डोमिनेंट कहते हैं। क्लियर हो गया। अब दोबारा ये पढ़ें, डायगोनली डोमिनेंट क्या होता है कि इन ईच रो ऑफ ए द मॉडुलस ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, मॉडुलस ऑफ द डायगोनल एलिमेंट एक्सीड्स, यानी कि ज़्यादा हो जाए, द सम ऑफ द ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, बाकी जो दूसरे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके सम से ज़्यादा होना चाहिए। तो जैकोबी मेथड जब आपने अप्लाई करना है तो उसका एक ये इसमें रिस्ट्रिक्शन है कि जब भी आपने जो जैकोबी मेथड अप्लाई करना है तो डायगोनल एलिमेंट जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, और ये मॉडुलस वैल्यूज उनकी देखेंगे आप। सो वी आल्सो अज्यूम दैट द डायगोनली डोमिनेंट डू नॉट, डायगोनल एलिमेंट्स डू नॉट वैनिश।
तो डायगनल एलिमेंट डेफिनेटली ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो होगा तो इट मीन्स कि वो डायगनली डोमिनेंट था, तो नहीं होगा। तो डायगनल एलिमेंट डू नॉट वैनिश, तो डायगनल एलिमेंट को ज़ीरो नहीं होना चाहिए यहाँ पर। इफ़ एनी डायगनल एलिमेंट वैनिशेस, अगर कहीं पर कोई डायगनल एलिमेंट ज़ीरो आ जाता है, द इक्वेशन कैन ऑलवेज बी रीअरेंज्ड, इक्वेशन को रीअरेंज किया जा सकता है टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन। लेकिन ये कंडीशन हमने सेटिस्फाई ज़रूर करनी है जैकोबी मेथड अप्लाई करने के लिए। नाउ द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, अब जब आपके पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, वो डायगनली डोमिनेंट होगा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम पहली इक्वेशन में से x1 की वैल्यू ले लेंगे। तो x1 की वैल्यू कुछ इस तरह से लिखी जाएगी इन जर्नल, सेकंड में से x2 की वैल्यू, थर्ड में से x3 की वैल्यू, फोर्थ में से x4 की वैल्यू, एंड अप टू सो ऑन। जितनी भी इक्वेशंस होंगी, xnth इक्वेशन जो होगी उसमें से xn की वैल्यू इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, वी शैल टेक दिस सोल्यूशन वेक्टर x1 x2 xn ये एज अ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन बाय यूजिंग इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x0 0 0 0। आपने क्या करना है, आपने इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ये यूज़ करनी है 0 0, x1 भी 0, x2 भी 0, x3 भी 0, x4 भी 0। तो आपने क्या करना है, इसको पहली इक्वेशन में पुट कर देना। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन बनती है इसकी, x1 इज इक्वल टू ये। तो यहाँ पर आपने x1 की वैल्यू निकालनी है, आपने x2 भी 0 पुट कर देना, x3 भी 0, x4 भी 0, xn ये सारी की सारी क्योंकि 0 0 हैं ये पुट कर देने। तो यहाँ से x1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। फिर x2 में देखें, ये सारी वैल्यूज़ x1 x2 तो बाहर होगा, तो x1 x3 x4 x5 ये सारी 0 पुट कर देनी है। इस तरह से x3 जब फाइंड आउट करेंगे तो x3 में आपने क्या करना है, x3 में आपने बाकी सारी वैल्यूज़ यानी कि x1 x2 x4 x5 जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सारी 0 पुट करनी है। इसी तरह से x1 की वैल्यू हमें एटलीस्ट यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास x1 x2 x3 x4 जितनी भी हमारे पास इक्वेशंस होंगी उसकी तमाम की तमाम हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हमारी आ जाएंगी, जिसको हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। तो यहाँ से हम ये फॉर कन्वीनियंस लेट अस डिनोट द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, उसको हम x1 और उसके ऊपर हम इस तरह से 1 लिख देते हैं ताकि ये आइडिया हो जाए कि ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है हमारी। यहाँ पर ये ऐसे ऊपर 1 लिख देते हैं, इससे हमें पता चलेगा ये x2 हमारी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन से आई है, x3 हमारे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन से आया। तो गोट आफ्टर टेकिंग एज एन इनिशियल स्टार्टिंग वेक्टर, तो वो इनिशियल स्टार्टिंग वेक्टर कौन सा हम लेते हैं, वो 0 0 लेते हैं। Substituting this first approximation in the right hand side of the system, we obtain the second approximation to the given system. अब ये जो वैल्यूज आएंगी x1 x2 एंड अप टू सो ऑन xn, ये जितनी भी वैल्यूज आएंगी अब हम दोबारा फिर उसे सिस्टम में पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास सेकंड अप्रोक्सीमेशन आएगी जिसको हम x1 2 बोलेंगे, x2 2 बोलेंगे और xn 2 बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी। इसी तरह से हम थर्ड ऑपरेशन ये ये x1 2 वाली वैल्यूज़ जो हैं वो हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए यूज़ करेंगे। फिर इसी तरह से फोर्थ 5 और जितनी भी अप्रोक्सीमेशंस हमें रिक्वायर्ड होंगी या जितनी आइट्रेशंस हमने करनी होगी हम इसी तरह से ये वैल्यूज़ नेक्स्ट पुट करते जाएंगे और नेक्स्ट वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करते जाएंगे। ठीक है, so the second approximation is subtitled into the right hand side of the equation and obtain the third approximation and so on. This process repeated and r plus 1th approximation is calculated. तो जितनी भी हमें कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड होंगी वो सारी की सारी हम इस तरह से फाइंड आउट करते जाएंगे। वो हमारे पास फाइनली जितनी जो हमें रिक्वायर्ड होंगी 5 6 7 8 10 जितनी भी आइट्रेशंस हमने करनी होंगी वो हमारी यहाँ से फाइंड आउट हो जाएंगी। तो ब्रीफली वी कैन रीराइट दीज इक्वेशंस एज, अगर हम इसको एज ए सम लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे एक लिख सकते हैं। ये तमाम इक्वेशंस को एक मर्ज करके ये लिखा हुआ है। तो जहाँ पर r इज इक्वल टू 1 टू अप टू सो ऑन और i इज इक्वल टू 1 टू n तक, तो ये हमारे पास ये सारी की सारी यहाँ पर इक्वेशंस आ जाएंगी। ठीक है,
तो इट इज़ आल्सो नोन एज द मेथड ऑफ साइमल्टेनियस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको मेथड्स ऑफ साइमल्टेनियस डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। Since no element of xir plus 1 is used in this iteration until every element is computed। ठीक है, यानी कि तमाम के तमाम एलिमेंट्स x1 x2 कंप्यूट करके फिर हम वो तमाम वैल्यूज़ अगली आइट्रेशंस में पुट करते हैं, इसका ये मतलब है। तो आई सफिशेंट कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द आइट्रेटिव सोल्यूशन टू द एग्जैक्ट सोल्यूशन इज ए आई आई मॉडुलस इज ग्रेटर देन सम ऑफ ए आई जे। तो ये डायगनली डोमिनेंस की कंडीशन लिखी हुई है, जो मैंने आपको इससे पहले बताया ना कि डायगनली डोमिनेंट होना चाहिए। तो ये डायगनली डोमिनेंट लिखा हुआ है, उसको ज़रा मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है डायगनली डोमिनेंट कि ए आई आई यानी कि ए वन वन ये ग्रेटर देन वैल्यू होनी चाहिए सम ऑफ ऑल अदर ऑफ डायगनल एलिमेंट्स। इस तरह से अगर आई टू होगा तो ए टू टू दैट शुड बी ग्रेटर देन सम ऑफ ऑल अदर ऑफ डायगनल एलिमेंट्स। तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड डायगनली डोमिनेंस। ठीक है, ये ट्रू होगी तो ये जैकोबी मेथड हम अप्लाई करेंगे, वरना नहीं करेंगे तो फिर ही ये कन्वर्ज भी फिर ही करेगा। तो एग्जाम्पल इसकी देखते हैं जी। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग जैकोबीज आइटरेटिव मेथड फॉर द फर्स्ट 5 आइटरेशंस। अब 5 आइटरेशंस का यहाँ पर कहा हुआ है कि 5 आइटरेशंस तक आपने करना है। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो पहले तो ये चेक करेंगे क्या ये डायगनली डोमिनेंट है। तो यहाँ पर देखें 83 है, 11 + 4 15, तो ये ठीक है। यहाँ पर देखें 52 दैट इज़ ग्रेटर दैन सम ऑफ 13 एंड +7, और यहाँ पर 29 है दैट इज़ आल्सो ग्रेटर दैन 8 + 3। तो ये डायगनली डोमिनेंट है। अब पहली इक्वेशन में से हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों को आप इस साइड पर ले आए यहाँ पर 95 के साथ। ठीक है, तो ये 95 और x के साथ 83 है, वो डिवाइड हो जाएगा पूरी इक्वेशन के साथ। तो x इज इक्वल टू ये बन जाएगा 95/83 माइनस 11/83y प्लस 4/83 z। इसी तरह से यहाँ पर हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो y इज इक्वल टू 104/52 माइनस 7/52x माइनस 13/52z। इसी तरह से यहाँ पर हम z की वैल्यू निकालेंगे। तो z इज इक्वल टू 71/29 माइनस 3/29x माइनस 8/29y। तो यहाँ पर अब हम फर्स्ट आइट्रेशन निकालेंगे। फर्स्ट आइट्रेशन कैसे निकालेंगे, टेकिंग द इनिशियल वेक्टर 0 0 0। ये हमारा इनिशियल वेक्टर है। तो इनिशियल वेक्टर 0 0 लेंगे तो वी हैव द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। जब यहाँ पर भी 0 पुट करेंगे, यहाँ भी 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 95/83। उसको हम 1.1446 लिखेंगे। इसी तरह से जब वाई की वैल्यू हम निकालेंगे तो एक्स भी 0, जेड भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो 104/52 दैट इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, तो वो 2 बन जाएगा। इसी तरह से z की वैल्यू हम 71/29 निकाल लेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो जाएगी। अब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमारे पास ये आ गई। अब ये वाली दोबारा हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन कैसे निकालेंगे, अब ये वाली वैल्यूज़ हम दोबारा यहाँ पर ही पुट कर देंगे। ठीक है, ये इसी में ही हमने वैल्यूज़ पुट करते जाना है। ये हमारे पास एक इक्वेशंस बन गई हैं एक्स वाई और जी की। हम जो भी वैल्यूज़ निकालेंगे वो हम दोबारा फिर इसमें पुट कर देंगे, फिर वैल्यू पुट कर देंगे। तो x1 x2 x3 की अब ये वाली वैल्यूज़ हम इसमें पुट करेंगे एक्स वाई जी की, सॉरी। तो एक्स वाई जी की यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास फिर x2 y2 z2 आ जाएगा। फिर जो वैल्यूज़ आएंगी फिर वो दोबारा यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास x3 y3 z3 आ जाएगा, थर्ड अप्रोक्सीमेशन। इसी तरह से x4 y4 z4, इसी तरह से x5 y5 और z5 आएगा। तो x2 दोबारा उसी में पुट कर देंगे तो x2 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। सेकंड अप्रोक्सीमेशन, ये यहाँ पर सेकंड अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर फाइंड किया हुआ है। तो x2 इज इक्वल टू 0.9976, y2 इज इक्वल टू 1.2339 एंड z2 इज इक्वल टू 1.7424। So similarly procedure yields the third, fourth and fifth approximations to the required solution and they are tabulated as below। तो ये 5 आइट्रेशंस की तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर
लिखी हुई हैं जो भी कैलकुलेट करके। तो ये भी आप लोगों ने कैलकुलेट करके चेक करनी है कि क्या ये वाकई वैल्यूज़ ठीक लिखी हुई हैं, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है और कहीं कोई गलती तो नहीं है, ये आप लोगों ने चेक करनी है। नेक्स्ट एग्जांपल है जी, ये आप लोगों ने ये करनी है कि सॉल्व दिस सिस्टम बाय जैकोबीज आइटरेटिव मेथड 8x - 3y + 2z = 24x + 11y - z = 33 एंड 6x + 3y = 12 + 12z = 35। तो यहाँ पर ये देखें पहले कि ये डायगनली डोमिनेंट है, तो देखते हैं जी, ये 8 है, दैट इज़ ग्रेटर दैन 3 + 2 5। इसी तरह से 11 इज़ ग्रेटर दैन 4 + 1 एंड 12 इज़ ग्रेटर दैन 6 + 3। सो दिस इज़ डायगनली डोमिनेंट। तो ये डायगनली डोमिनेंट है, तो यहाँ से हम पहली इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज़ 1/8 20 + 3y - 2z। इस तरह से y की वैल्यू निकालेंगे और z की वैल्यू निकालेंगे। तो जब ये तमाम वैल्यूज़ आ जाएंगी तो फिर हम पहली आइट्रेशन कैसे करेंगे, x y z = 0 पुट करके। तो ये y और z 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर x और z की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि 0 0 पुट करेंगे, इनिशियल वेक्टर है ना, तो z की वैल्यू आ जाएगी। तो वो हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन बन जाएगी 1 x1 y1 और z1। तो ये हमारे पास पहली आइट्रेशन आ गई। We start with the initial approximation x0 y0 z0 is equal to 0। तो ये हमारे पास इस तरह से सेकंड आइट्रेशन। अब ये वाली वैल्यूज़ x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू और z1 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे दोबारा, और ये हमारे पास x2 y2 और z2 आ जाएगा। ठीक है, फिर यही वैल्यू हम दोबारा से इक्वेशंस में पुट करेंगे तो हमारे पास थर्ड आइट्रेशन आ जाएगी। फिर ये थर्ड वाली वैल्यूज हम दोबारा इक्वेशन में पुट करेंगे, हमारे पास फोर्थ आइट्रेशन वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो जितनी भी आइट्रेशंस करनी होगी हम उसमें इसमें उतनी ही आइट्रेशंस करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर डायगनली डोमिनेंट होना ज़रूरी है। अगर डायगनली डोमिनेंट नहीं है तो आप उसको अगर बना सकते हैं रोज़ को इंटरचेंज करके तो उसको बना लें डायगनली डोमिनेंट। तो अगर फिर भी नहीं हो सकता तो फिर आप जैकोबी मेथड अप्लाई ना करेंगे। तो ये क्वेश्चन है जी, सॉल्व द सिस्टम बाय जैकोबीज आइटरेटिव मेथड, ये आप लोगों ने करना है। ठीक है, इस तरह से गॉस सीडल आइट्रेशन मेथड है जी। नेक्स्ट एक जैकोबी मेथड, अब गॉस सीडल आइट्रेशन मेथड। तो ये गॉस सीडल और जैकोबी मेथड का जो तरीकाकार है वो सेम ही है, थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या फ़र्क है। तो इट इज़ अनदर वेल नोन आइटरेटिव मेथड फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। ठीक है, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। ठीक है, तो इसको अब हम गॉस सीडल आइट्रेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इन जैकोबीज मेथड हम क्या करते हैं, ये r+1 अप्रोक्सीमेशन टू द अबव सिस्टम इज गिवन बाय इक्वेशंस। तो जैकोबी मेथड में हम इस तरह से इसकी आइट्रेशंस निकालते हैं। Here we can observe that no element of xir+1 replaces xir entirely for the next cycle of computation. In Gauss-Seidel method, the corresponding element of xir+1 replaces those of xir as soon as they become available. यहाँ पर ये बात आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। जैकोबी मेथड में हमने क्या किया, हमने जो भी वैल्यूज़ निकालनी, पहले x1 निकाला, फिर y1 निकाला, फिर z1 निकाला, फिर वो सारी वैल्यूज़ हमने अगली आइट्रेशंस में यूज़ की। ये ज़रा गौर से सुनिएगा। हमने क्या किया, इनिशियल वेक्टर पहले लिया 0 0 0, वो पुट किया तो हमने x1 की वैल्यू निकाली, y1 निकाले, z1 निकाला। ठीक है, फिर वो x1 y1 z1 की वैल्यू हमने अगली आइट्रेशन में पुट की। गॉस सीडल में हमने क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इनिशियल वेक्टर लेंगे 0 0 0, x1 में पुट करेंगे, तो x1 की वैल्यू निकालेंगे तो उसको इमीडिएटली अगली इक्वेशन में यूज़ कर लेंगे। हम यहाँ पर ये नहीं करेंगे पहले x1 y1 z1 तीनों वैल्यूज़ निकाल कर उससे अगली आइट्रेशन में यूज़ करें, यहाँ पर ये नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, हमने x1 की वैल्यू निकाली है,
हम इमीडिएटली अगली इक्वेशन में उसको पुट कर देंगे। वहाँ से y1 की वैल्यू आई है, वो इमीडिएटली अगली इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट आइट्रेशन होगी। यानी कि जो वैल्यू आपने फाइंड की है वो फौरी तौर पर अगली इक्वेशन में आपने यूज़ कर लेनी है। ये नहीं देखना कि नेक्स्ट आइट्रेशन में हम उसको यूज़ करेंगे। So in Gauss-Seidel iteration method, r plus 1th approximation or iteration is computed from, ये इन जर्नल फॉर्म इसकी बनाई हुई है जिससे आपने ये कंप्यूट करनी है। ठीक है, सो दस द जर्नल प्रोसीजर कैन बी रिटन इन द फॉलोइंग, इसको सम अप करके लिखा हुआ है। तो ये गॉस-सीडेल आइट्रेशन मेथड ये सम अप करके लिखा हुआ है, ये इसका मेथड है। क्योंकि जो भी हमने वैल्यू निकालनी है वो फौरी तौर पर आगे यूज़ करनी है। तो लेट्स सी, इसकी एग्जांपल देखते हैं जहाँ से आपको ये चीज़ें क्लियर हो। नोट द डिफरेंस बिटवीन जैकोबीज मेथड एंड गॉस-सीडेल मेथड इज दैट द इन जैकोबीज मेथड द अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेटेड आर यूज्ड इन द नेक्स्ट आइट्रेशन। ये देखें वही चीज़ ही है कि जैकोबी मेथड में आपने जो भी कैलकुलेशंस की हैं वो नेक्स्ट आइट्रेशन में यूज़ करनी है फॉर द नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन। बट इन गॉस-सीडेल मेथड द न्यू अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेटेड इज इंस्टेंटली रिप्लेस्ड बाय द प्रीवियस वन। फौरी तौर पर वो रिप्लेस हो जाती है और आगे यूज़ हो जाती है। सो find the solution of the following system of equation using Gauss-Seidel method and perform the first 5 iterations। तो ये इक्वेशन दी हुई है जी, 4x1 माइनस x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 2। इसी तरह से ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब हमने गॉस-सीडेल मेथड अप्लाई करना है। तो पहली इक्वेशन में से आप देखें जी, x1 की वैल्यू निकाल ली है, फिर x2 की वैल्यू निकाल ली है, x3 निकाल ली है और x4 निकाल ली है। ठीक है, तो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हम लेंगे 0 0 0। अब यहाँ पर ये आपने गौर करना है ज़रा। ये देख, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ली 0 0 0, हमने वैल्यू निकाल ली 0.5 पहली वैल्यू, कहाँ पर पुट करके, यहाँ पे। ये देखें 0 0 पुट किया तो ये दोनों 0 हो गए, तो x1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.5। अब यहाँ पर इस x1 की जगह पर हम ये 0.5 ही यूज़ करेंगे, ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे क्योंकि वो हमने फाइंड आउट कर लिया और इंस्टेंटली हमने यूज़ करनी है। लेकिन x4 की जगह पर हम 0 ही पुट करेंगे क्योंकि वो इनिशियल वैल्यू हमारे पास अभी 0 ही है। अब यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x2 की। नेक्स्ट में हम x1 और x2 की वैल्यू, x1 की 0.5 यूज़ करेंगे, x2 की जो यहाँ से वैल्यू आएगी वो यूज़ करेंगे। x4 है तो 0 यूज़ करेंगे और x3 भी 0 करेंगे। फिर यहाँ से x3 की वैल्यू आ जाएगी, वो हम फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में हम x2 x3 x1 जो भी वैल्यूज़ होगी वो हम ये वाली यूज़ करेंगे फौरी तौर पर। यानी कि जो वैल्यू निकाली है वो हमने एज इट इज़ एग्जाम्पल में हमने यूज़ कर दी। देखें जी, टेकिंग x2 x3 x4 इज इक्वल टू 0 ऑन द राइट हैंड साइड, तो हमने जैसे ही वो वैल्यू यूज़ की तो हमारे पास x1 की वैल्यू आई है 0.5। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, x3 x4 0 है एंड द करंट वैल्यू ऑफ x1 वी गेट फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पर हम ये देखें x2 में हम x1 की वैल्यू फौरी तौर पर यूज़ कर ली, तो x2 हमारे पास आ गया 0.625। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो इक्वेशन में पुट करेंगे वहाँ पर x4 0 पुट करेंगे, x1 हम 0.5 पुट करेंगे और x2 हम 0.625 पुट करेंगे, तो x3 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से x4 जब फाइंड करेंगे तो हम x3 की ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे और x2 की ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे और x1 की ये वाली वैल्यू। तो इस तरह से हमारी जो है वो फर्स्ट आइट्रेशन आ जाएगी। तो ये हमारे पास इसका एक जनरल फॉर्म सी बनती है कि जो हमने यहाँ पर बनाई है। तो इसी तरह से सेकंड आइट्रेशन, थर्ड आइट्रेशन और फोर्थ और फिफ्थ, पांचों आइट्रेशंस की वैल्यूज़ ये मैंने इस टेबल में नोट कर दी हैं, लिख दी हुई हैं। ये आप इसको नोट कर लें और
इसकी कैलकुलेशंस आप खुद भी करके देखिएगा, क्या ये कैलकुलेशंस ठीक की हुई हैं। तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस था गॉस जैकोबी मेथड और गॉस सीडल आइट्रेशन मेथड में। ये एग्जांपल्स हैं जी गॉस सीडल आइट्रेटिव मेथड की जो आप लोगों ने करनी है। 8x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 20, 4x प्लस 11y माइनस z इज इक्वल टू 33 और 6x प्लस 3y प्लस 12z इज इक्वल टू 35 ये है। और इसी तरह से एक और एग्जांपल है, ये भी आप लोगों ने गॉस सीडल आइट्रेशन मेथड से करनी है। एक ये तीसरी एग्जांपल है जी, ये भी आप लोगों ने गॉस सीडल आइट्रेटिव मेथड से करनी है। तो आगे नोट देखें जी। हमने ये आइट्रेशन या तो अब आइट्रेशन स्टॉप कब करनी है। अब बात वही है जो हम पहले करते आ रहे हैं कि या तो हमें बताया गया होगा कि ये इतनी आइट्रेशंस करें, जैसे सब क्वेश्चन में बताया जी इतनी आइट्रेशंस करें, 4 या 5 आइट्रेशंस आपने करनी है, 3 आइट्रेशंस करनी है। या फिर ये बताया गया होगा कि इतने डेसिमल प्लेसेस तक आपने आंसर देना है, 4 तक, 5 तक, 3 तक, जितने भी तक। तो बाकी वही प्रोसीजर है कि अगर जितने डेसिमल प्लेसेस तक आप देख लें कि इतने डेसिमल प्लेसेस तक ये आंसर करेक्ट आ गया, x1 का, x2 का, x3 का, तो आप वहाँ पर छोड़ दें। तो यही लिखा हुआ है, वी स्टॉप द iterative प्रोसेस व्हेन वी गेट द रिक्वायर्ड एक्यूरेसी, मींस इफ यू आर आस्क्ड दैट find the accurate up to 4 places of decimal, then we will simply perform up to the iteration, after which we will get the required accuracy. If we calculate the root of the equation and its consecutive values are, ये different values दी हुई हैं। अब ये देखें यहाँ पर जो values हैं 1.919327 919327 यहाँ तक ये करेक्ट है। तो देख लें जहाँ तक आपको ये रिक्वायर्ड होगा कि यहाँ तक ये करेक्ट करें, वहाँ तक आप इसको करेक्ट करके वहाँ पर आप छोड़ सकते हैं इसकी आइट्रेशंस। ठीक है जी। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। इनकी अब आपने एग्जांपल्स करनी है, आपने इनकी एक्सरसाइजेज भी आपको मिल जाएंगी, वो भी करनी है। ठीक है, तो ये टॉपिक भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इससे अगला हमारा टॉपिक होगा इंटरपोलेशन वाला।